हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम हिंदी के फर्स्ट टॉपिक वर्णमाला को आगे कंटिन्यू भी करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। जैसा कि इस वर्णमाला टॉपिक पर हम पहले 2 क्लास कर चुके हैं, एक जिसमें हमने स्वर और व्यंजन के बारे में लगभग सारी बातें देखी। अब हम आज के इस क्लास में वर्णमाला में जो भी चीजें बची हैं, जैसे अयोगवाह, रा की रफार, अल्प प्राण, महाप्राण और अघोष सघोष, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। और आज की ये वीडियो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई बातें आपको ऐसी सीखने को मिलेंगी जो आप बचपन से या तो गलत लिखते आए हैं या फिर गलत बोलते आए हैं। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इस क्लास में है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अयोगवाह। जैसे कि पहले हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि वर्णमाला के 3 भेद माने जाएंगे, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। हम स्वर और व्यंजन के बारे में पिछली क्लास कर चुके हैं, 2 क्लास हो गई हमारी। आज हम बात करेंगे अयोगवाह की। तो अयोगवाह क्या है? ये अयोगवाह की संख्या 2 है, जिनका नाम है अम और आहा। आज इसको आपको अच्छे से समझना प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। अब दूसरी बात, अयोगवाह की क्या डेफिनेशन है? तो अयोगवाह की डेफिनेशन है जो स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं, यानी इनमें दोनों गुण हैं, स्वर का भी गुण है और व्यंजन का भी, इसीलिए इनको अयोगवाह बोला गया है। अब ये कैसे होता है प्रैक्टिकल में समझाता हूं। दूसरी बात, इनके नाम की, इनका नाम कैसे रखा गया? अयोगवाह। अयोग, यहां पर है अयोग। अयोग का मतलब होता है जहां योग ना हो। जैसे जहां धर्म ना हो वहां अधर्म है, अनार का लगा के हम विलोम बनाते हैं। जहां न्याय ना हो वहां अन्याय होगा। वैसे जहां पर योग ना होगा वहां क्या होगा? अयोग होगा। और पीछे लगा है वाह। अयोग वाह का पूरा मीनिंग होता है जिनका मेल नहीं है, जिनका योग नहीं है, फिर भी साथ साथ चलते हैं, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। यानी मेल ना होने पर भी जो साथ साथ चले वो अयोगवाह है। इसको समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इनकी संख्या आपको बतानी है 2, एक होता है अम और एक होता है आहा। अब सबसे पहले इस अम के बारे में अच्छे से आपको समझना है। अम में क्या क्या चीजें याद रखेंगे? सबसे पहला, ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये इसके बारे में आप जानते हैं, ये एक स्वर है जिसको आप अनार का बोलते हैं। अब सीखना है आपको, ये ऊपर जो बिंदी लगी है, ये बिंदी क्या है? ये बिंदी का नाम है, आज बिंदी नहीं बोलेंगे इसको, इसका नाम है अनुस्वार। क्या नाम है इसका? अनुस्वार। अनुस्वार नाम है। और यहां याद रखेंगे अनु का भी एक मीनिंग है। अनु का मतलब है पीछे। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है स्वर के पीछे, जो स्वर के पीछे आता है उसे अनुस्वार बोलते हैं। अब ये जो बिंदी है ये आ के ऊपर आई है, आपको दिख रहा है आ के ऊपर है, मगर वास्तव में उसका जो साउंड आएगा वो अनार के पीछे आएगा बाद में, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? अनुस्वार। अब ये बिंदी क्यों लगाई जाती है? अनुस्वार जो होते हैं बेटा वो अनुनासिक के बदले लगाए जाते हैं। किसके बदले लगाए जाते हैं? अनुनासिक के बदले। अब ये अनुनासिक क्या है इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए। हम स्पर्श व्यंजन पढ़ चुके हैं, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ अइया, आपको याद आ रहा होगा, ट ठ ड ढ ण और त थ द ध न और प फ ब भ म। इनसे रिलेटेड ये बिंदी है। तो आज ये बिंदी यानी अनुस्वार के बारे में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहला, ये जो 5वें अक्षर दिख रहे हैं आपको, ये 5वें अक्षर का नाम है अनुनासिक। क्या बोलते हैं इनको? अनुनासिक। अनुनासिक। इन्हीं को दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर तो सिंपल सा शब्द है क्योंकि ये 5वें नंबर पर आते हैं। ये 25 स्पर्श व्यंजन हम पिछली क्लास में पढ़ाए थे आपको, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनेंगे। ये बिंदी को क्या बोला जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। और बिंदी किसके बदले आती है? अनुनासिक के बदले आती है। अब आपको यह पता लगाना है कौन सी बिंदी किसके बदले आई है। तो देखते हैं इसका रूल क्या होता है। रूल क्या होता है देखिए, 4-5 में शब्द ले लेता हूं। एक ले लिया मैंने अंडा, एक ले लिया मैंने डंडा, एक कंधा। ये 3 शब्द पहले समझिए, अंडा, डंडा और कंधा। अब ये तीनों बिंदी से लिखे हैं। आपको कई बार एग्जाम्स में, इंटरव्यू में पूछते हैं कि अंडा, डंडा या कंधा, गुंजन, कंचन, गंगा, ये शब्द लिख के बताइए, मगर बिंदी नहीं लगाना है। विदाउट बिंदी आप इसको कैसे लिखेंगे? इसका रूल होता है, नियम होता है। देखिए क्या नियम होता है। पहला, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, बिंदी जिस पर लगी है, बिंदी जिस पर लगी है उसका साउंड उसके बाद आएगा। मैंने आपको यही समझा दिया, इसका नाम है अनुस्वार। अनुस्वार मतलब जिस स्वर पे ये लगी है उसके पीछे आएगी, क्योंकि अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ पीछे होता है। तो ये बिंदी आ के बाद आएगी। तो ये लिखा मैंने आ और फिर ये लगा दी मैंने बिंदी, आपको समझाने के लिए बीच में रख दिया, और ये हो गया डा। अब आपको पता लगाना है कि ये बिंदी क्यों आई है, किसकी वजह आएगी। तो ये जो बिंदी है
इसको पता लगाने के लिए आपको अगला कैरेक्टर देखना है। अगला कैरेक्टर डा डमरू का है इसमें, ठीक है। अब इस डा डमरू को इन 25 में आपको ढूंढना है कहाँ है। तो डा डमरू का ये मिल गया आपको। जिस लाइन में ये मिलेगा अगला कैरेक्टर, उसी लाइन के लास्ट वाले कैरेक्टर के लिए बिंदी लगाई गई है। मतलब ये वाली जो बिंदी लगी है ये अणा के लिए लगी है, तो यहां पर आधा लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, ये आधा अणा। ये हो गया बिना बिंदी का अंडा। इसी प्रकार डंडा, फिर से देखिए ध्यान से, जिस पर बिंदी लगी है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है बाद वाले से, तो इसको काट दो। बाद वाला कौन है? डा डमरू। डा डमरू कहाँ है? यहाँ है। इसका आखिरी वर्ण कौन है? अणा। इस बार भी बिंदी किसके लिए लगी है? अणा के लिए। ये हो गया डंडा, ठीक है। तीसरा, इसको देखिए कंधा। अब बिंदी किस पे लगी? का पे, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला कौन है? धा धनुष का। धा धनुष का कहाँ मिलेगा? ये रहा। तो धा धनुष की लाइन में लास्ट कौन है? ना नल का। तो इस बार बिंदी किसके लिए लगी है? ना नल के लिए लगी है, तो ये लिख दिया कंधा। तो ये होगा बिना बिंदी का अंडा, बिना बिंदी का डंडा और बिना बिंदी का कंधा। ये तो सिंपल हो गए। अब थोड़ा कठिन जो जल्दी से देखने में नहीं आते हैं, कठिन देख लें। जैसे मैं बताता हूं कंचन। कंचन कई गर्ल्स का नाम होता है और उनको भी नहीं पता होता, जिनका नाम कंचन या गुंजन है उनको भी नहीं पता कि हम बिना बिंदी के कैसे लिखे जाएंगे। ये एक शब्द होता है गुंजन। एक शब्द लिख देता हूं संजय। अब इसको तोड़िए आप, इसको देखिए, बिंदी किस पर लगी? का पर। का से कोई मतलब नहीं है। अगला कैरेक्टर कौन है? चा चम्मच। चा चम्मच कहां मिलेगा? यहां। इसका आखिरी कैरेक्टर कौन है? अइया। तो बिंदी इस बार अइया के लिए लगी है। तो ध्यान देखना, ये क और ये आधा अइया लिखना है, आधा लिखना है बिंदी की जगह, ठीक है। और ये चन, ये है बिना बिंदी की कंचन। क्या है ये? बिना बिंदी की कंचन, जो आपको सामान्य रूप से देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। वैसे गुंजन की बात करें तो ये गा से कोई मतलब नहीं है। ये कौन है? जा जहाज का। जा जहाज का ये रहा। इस बार भी बिंदी किसके लिए लगी? अइया के लिए, तो ये लिख दिया गुंजन। ये बिना बिंदी की गुंजन है। और जिस लड़की का नाम गुंजन है उसको भी नहीं पता होता कि बिना बिंदी की मैं ऐसे दिखती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये संजय है। संजय कई लोगों का नाम होता है। अब सा पे बिंदी लगी है, छोड़ दीजिए इसको। अगला कौन है? जा जहाज का। जा जहाज का कहाँ मिलेगा? ये मिल गया। आखिरी वाला कौन है? अइया। ये संजय भी आपको बिना बिंदी के संजय इसी प्रकार लिखा जाता है। ये तीनों शब्द जो आपको दिख रहे हैं ये आपको बहुत कम दिखने को मिलते हैं, और इसीलिए कई बार एग्जाम में एमपीपीएससी या इंटरव्यू तक, एमपीएसआई और एमपीपीएससी में इंटरव्यू में क्या करते हैं, इंटरव्यू बोर्ड क्या करता है, इन शब्दों को लिख देते हैं और आपको बोलते हैं बेटा ये वापस लिखें मगर इसमें बिंदी ना लगाना। तो सब लोग गलती से क्या लिख के आते हैं? सर कंचन ऐसा होगा, गुंजन ऐसा होगा, संजय ऐसा होगा। हमको हर जगह दिखता है कि ना नल का लगा होगा, मगर ये सारी चीजें गलत होती हैं। गुंजन कंचन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। और जिनको नहीं पता होता है, जैसे मध्य प्रदेश इंदौर में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं आप? अइया बोलते हैं। तो जब किसी के सामने लिख दो कि बेटा ये क्या लिखा है, तो 90% लोग बता ही नहीं पाते कि कंचन लिखा है। कोई बोलता है क अइया चन लिखा है, ये कोई बोलता है गु अइया जन लिखा है, गुंजन तो कोई पढ़ता ही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे ये कंचन गुंजन। इसी में एक चीज और सिखाते हैं आपको, एक चीज, ये रही गंगा, ये रही गंगा। अब बिना बिंदी के गंगा लिखना है। और आपको यदि याद आ रहा होगा पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था ये क ख ग घ, इसको आप अड़ानी बोलेंगे, अड़ा या अड़ानी है, ये तो अंगा है। क्या है ये अंगा है, ये अंगा है। और इसी अंगा से अब क्या बनेगी? गंगा। अब गंगा पे ये रूल लगाएं तो गा पे बिंदी है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला कौन है? गा। गा कहां मिलेगा? यहां। और इसका लास्ट कैरेक्टर कौन है? अंगा। तो अंगा से ही बनेगी गंगा। यहां पर हम बोलते हैं क ख ग घ अंगा, मगर अंगा बोलते हैं, मगर जब किसी में आता है तो उसका साउंड कितना आएगा? अंग। अंगा नहीं होगा, अंग। गा नहीं बोलेंगे, अंग। अभी देखो सिखाता हूं। जैसे ये गा लिख दिया मैंने, अब ये बिंदी की जगह कौन आएगा? ये अंगा आएगा। तो ये देखिए ये अंगा लिख दिया मैंने और नीचे क्या लगा दिया? हलंत। अब आप जिसने पिछली क्लास देखी उसको मालूम पड़ गया होगा कि सर ने नीचे हलंत इसलिए लगा दिया कि ये अइया तो कट जाता था तो काट दिया, ये अणा भी कट के आधा हो रहा था, काट दिया, मगर ये अंगा जो है ये कटता नहीं है, ये कटता नहीं, तो इसको मैंने पूरा हलंत लगा के लिखा है और ये लिख दिया। अब आप देख लीजिए ये रही बिना बिंदी की गंगा, बिना बिंदी की गंगा। मगर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। क्यों नहीं मिलता? अब आपको मेरी दूसरी बात याद आ रही होगी, पिछली क्लास में मैंने एक बात बताई थी, 4-5 लोग ऐसे हैं, 4-5 कैरेक्टर जो कटते नहीं हैं। आपको याद करा दें हम वापस से, टा टमाटर,
ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ ढक्कन, द दवात। ये 4-5 दिख रहे हैं, इनमें के और एक दो और है। ये लोग मैंने पिछली क्लास में अच्छे से बताया था कि ये लोग कटते नहीं हैं, और इसके लिए हमने एक डायलॉग बनाया था, जो कटेंगे नहीं, जो कटते नहीं वो लटकते हैं, जो कटते नहीं वो लटकते हैं। तो अब इसको लटकाता हूं, देखिए इसको ये भी गंगा लिखा है, शुद्ध लिखा है, मगर ऐसा प्रचलित नहीं है। देखिए ग, अब ये कटता नहीं है अंगा, जो कटता नहीं वो लटकता है, तो ये लटका दिया आपने अंगा, अंगा ऊपर चिपका दिया, और अगला वाला कैरेक्टर उसी में ज्वाइन करेंगे, पिछली क्लास में सिखाया था, और ये ऐसा कर देंगे। ये रही बिना बिंदी की गंगा। बिना बिंदी की गंगा, यदि आप रामायण पढ़ेंगे, सुंदरकांड पढ़ेंगे, तो कई जगह ये आपको मिलेगा, कई शब्दों में, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या लिखा है। ऐसे ही मैं बात करता हूं अलंकार की। अलंकार आपका एमपीएसआई में एक चैप्टर है, जो आप पढ़ेंगे आगे चल के मेरी क्लास में। अलंकार को भी ऐसे लिखेंगे, देखिए ला पे बिंदी लगी है, इसको क्रॉस करिए, आगे कोने का की लाइन का आखिरी वाला कोने अंगा, मतलब अलंकार के लिए भी अंगा का प्रयोग होगा, अ ल। अब बिंदी आगे जाएगी, मैंने शुरू में बता दिया, जिस पे लगी है उसके बाद में बिंदी का साउंड आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कार। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया कि उसको बोलते हम अंगा है, मगर साउंड आता अंग अंग। तो देखिए तोड़ के देखिए, ग अंग ग, फिर से ग अंग गा बराबर गंगा, अ ल अंकार बराबर अलंकार। अब यहां पर भी ऐसा हो जाता है अलंकार, इसको लटकाए सकते हैं, ऊपर लटका देंगे तो हमको हलंत नहीं लगाना पड़ेगा। ये अलंकार आपकी किताबों में इस प्रकार का अलंकार दिया रहता है, इस प्रकार का लिखा रहता है। तो ये था पूरी कहानी अंग की। ये अंग की कहानी है, रिवाइज करेंगे तो कैसे, ये आ अनार का तो स्वर है, ऊपर लगी हुई बिंदी अनुस्वार है, अनुस्वार में अनु का अर्थ पीछे होता है, जो स्वर के पीछे आए वो अनुस्वार। अनुस्वार किसके बदले आते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं, ये 5, इन्हें ही क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। अब यदि आपको पता लगाना है तो मैंने बता दिया, जिस पे बिंदी लगी उससे कोई मतलब नहीं, अगला कैरेक्टर देखना है, जहां भी होगा उसके आखिरी वाले वर्ण के लिए बिंदी लगाई गई है। अब आपको ये प्रूफ हो गया कि ये अम जो है वो स्वर भी है और व्यंजन भी है, स्वर भी है और व्यंजन भी। क्यों, क्योंकि ये तो हो गया स्वर, ये हो गया स्वर आ अनार का, इसको हम जानते हैं, और ये आप किसके लिए आ रहा है, ये इन सब चीजों के लिए आ रहा है। तो आप ये जानते हैं कि ये सब क्या है, ये सब व्यंजन है। इस प्रकार सिद्ध हो गया कि जो अम है, इसमें नीचे जो अनार का लगा है ये तो स्वर है, मगर जो ऊपर अनुस्वार लगा है वो एक व्यंजन की जगह लगा है। इस प्रकार अम में क्या हुआ, स्वर भी हुआ और व्यंजन भी। एक बात और याद रखेंगे, ये अंगा, ये अय्या और ये अणा, ये 3 अक्षर ऐसे हैं, इन तीनों वर्ण से दुनिया का कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। दुनिया का कोई शब्द अंगा से, अय्या से या अणा से शुरू नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरी, ये हो गया अम के बारे में। ये सारी बातें याद रखेंगे, ये सारे शब्द याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलें, अब बात करते हैं आहा। और आहा में कुछ भी समझने का नहीं है, आहा में सिर्फ एक बात याद रखिए कि ये जो आहा लिखा है मैंने, आहा, इसमें पीछे जो 2 बिंदी लगाई गई है, इन 2 बिंदी का नाम है विसर्ग। पहला तो इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। दूसरा पूछेगा विसर्ग कहां से आया, आप बोलेंगे संस्कृत की ध्वनि है। ये जो विसर्ग है ये संस्कृत की ध्वनि है, संस्कृत की ध्वनि है। और इस विसर्ग का उच्चारण क्या होता है, ह हलवाई का। जैसे मैं आपको लिखूंगा कि बेटा ये क्या लिखा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये पुण्य लिखा है, केवल पुण्य। और जैसे ही मैं नया लेकर आऊंगा, इसको लगाऊंगा, तो आप बोलेंगे सर पुनः लिखा है, पुनः। तो नया ये आते से काय का साउंड आया है, हा हलवाई का साउंड आया। जैसे इसको बोलूंगा ये क्या लिखा है, तो ये प्रात लिखा है, प्रात, ठीक है ना। और 2 ये लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रातः। तो हा हलवाई के लिए बिंदी लगाई जाती है, 2 बिंदी पीछे विसर्ग। तो आपसे पूछेगा विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, विसर्ग का उच्चारण, आप बोलेंगे विसर्ग का उच्चारण हा हलवाई का होता है। क्या होता है, हा हलवाई का। और लिखने के लिए इसको ऐसा लिखा जाता है, ये सा। लेखन में इसके लिए सा का इस्तेमाल होता है, हलंत वाले। और जो हम पढ़ते हैं उच्चारण में, इसके लिए काय का इस्तेमाल होता है, हा हलवाई का। तो ये जो हा हो या सा हो, ये क्या है, व्यंजन है। तो आप समझ गए, ये अम में भी ये स्वर है और ये व्यंजन है। तो ये हमारा अयोगवाह कंप्लीट हुआ। अयोगवाह में अम और आहा को रखा जाता है, इनकी संख्या 2 है। चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को है कि वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। कभी 49 आता है, कभी 52 आता है, कभी क्या। तो इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए जब भी आपसे पूछेगा
वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा 49। अब ये 49 कौन से, जरा फटाफट देखिए। पिछली क्लास में आपने मुझसे पढ़ लिया है, स्वर कितने हैं, 11 हैं। लघु गुरु प्लुत 3 भेद बताएंगे। व्यंजन कितने हैं, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, 33 है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आप रिवाइज कर लीजिएगा। और आज आपने क्या पढ़ा मुझसे, अयोगवाह। अयोगवाह कितने बेटा, 2। इन तीनों की टोटल लगाएंगे तो ये हो गया 46। तो ये हो गया, ये तो सिंपल है। अब आपको पिछली क्लास देखना है और ये देखना, उसमें मैंने संयुक्त व्यंजन 4 पढ़ाए थे, याद आ रहे हो, तो ये छत्री पढ़ाया था, त्रिशूल पढ़ाया था, ज्ञानी और श्रवण कुमार। इसमें बड़ा ध्यान रखेंगे बेटा, इसको वर्णमाला में स्थान नहीं है, इसको वर्णमाला में स्थान नहीं है, ये तीनों को है। तो लिख देता हूं 3 क्या है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और यहीं पर ब्रैकेट में लिख लेना कि श्र को छोड़कर, श्र को छोड़कर। कैसे याद आएगा, ये हो गया 49। कैसे याद आएगा, देखिए वर्णमाला में किसको स्थान मिला, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो बच्चों को चार्ट आता है वर्णमाला, उसमें कौन कौन है, मगर ये कहीं नहीं है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा, सोचिए। ये क्षत्रिय का था, आपको याद है, क्षत्रिय की वेशभूषा में एक व्यक्ति का फोटो आता था ताकि बच्चे को याद हो जाए। त्रिशूल का एक फोटो आता था, और सबसे ज्यादा आपको याद होगा ज्ञानी, इसमें एक बाबा बैठे रहते थे आलकी पालकी मार के, एक साइड में किताब रखी रहती थी, वो ज्ञानी बाबा, ठीक है। ये किसका है, ये कभी ऐसा तो नहीं बताया मैडम ने श्रवण का या श्रोता का, तो इसको वर्णमाला में स्थान नहीं है, ये 49। मगर क्या हम हिंदी लिखते समय इसका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, डेली करते हैं। तो इसका प्रयोग हम देवनागरी लिपि में करते हैं, मगर वर्णमाला में इसको स्थान नहीं मिला। तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में कितने वर्ण होते हैं, तो आपका उत्तर जाएगा 52। कितना जाएगा, 52। अब देखिए 52 में क्या, 49 तो ये वाले रखेंगे, इस पे 49, इस पे 52, 49 तो ये रख देंगे। अब जो जो बचे उनको सबको लाएंगे। अभी मैंने बताया श्रवण कुमार बचा है, तो श्रवण कुमार को भी ले आओ। ये कितने हो गए बेटा, 50। और आपको पिछली क्लास में देखेंगे 2 मैंने बता दे द्विगुण व्यंजन, ड़ सड़क वाला और ह बूढ़ा वाला, ठीक है। तो ये द्विगुण 2 हो गए, द्विगुण, द्विगुण 2 है। आपको याद दिलाता हूं, ड़ा और ढ़ा, इसको बोलना भी सिखाया था मैंने, कैसे बोलते हैं। ये हो गए 52। तो इसमें कंफ्यूजन क्या आता है, यहां पर क्वेश्चन देखें कैसे बनेंगे। वर्णमाला में कितने वर्णों को स्थान है, 49 को। देवनागरी लिपि में कितने, 52। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बनेगा कि लेखन की दृष्टि से हमारे पास कितने वर्ण हैं। लेखन की दृष्टि मतलब इधर मत जाना, लेखन की दृष्टि मतलब कितने लिखते हो, ठीक है ना। तो इसी को लिख देता हूं, लेखन की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से भी हमारे पास कितने वर्ण हैं, 52। कई बार घुमा के पूछता है हमारी हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, जब टोटल या कुल शब्द का इस्तेमाल करेगा तो भी 52 आएगा। कुल वर्ण पूछेगा, कुल में कितने बताएंगे, 52। तो ये हो गया आपका छोटा सा कंफ्यूजन क्लियर कि वर्णमाला में 49 है और देवनागरी लिपि में 52। अब हम पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रा की रफार, जिसके बारे में आपको सीखना है। अब हम रा की रफार देखेंगे, और यहीं पर कई चीजें हैं जो आप बचपन से या तो गलत लिखते आए हैं या बोलते आए हैं, और आपकी हिंदी वाली मैडम ने भी आपको पास कर दिया स्कूल में, ठीक है। तो देखते हैं रा की रफार क्या होती है। रा की रफार मैं पढ़ाने जा रहा हूं। अब देखिए मैं 4 शब्द लिखूंगा और चारों के बारे में सब कुछ सिखा दूंगा आपको सारा समझ में आ जाएगा। मैं एक शब्द ये लिखता हूं, दूसरा शब्द में लिखता हूं ये, तीसरा शब्द में लिखता हूं ये, चौथा शब्द में लिखता हूं ये। चारों को अच्छे से देख लीजिए, चारों में एक एक साइन लगा, डिजाइन लगा हुआ। इसमें ये नीचे लगा है, इसमें साइड में लगा है, इसको ऐसा लगा है, इसमें ऊपर लगा है। सबसे पहले ये तीनों जो बोल रहा हूं, ये तीनों के ऊपर लिख देता हूं रा की रफार ये है, मगर कॉलम बना के बोलता हूं इसकी बात करूं तो ये रा की रफार नहीं है। ये क्या है, ये ऋषि की मात्रा है। क्या है, ये ऋषि की मात्रा। आपको याद है स्वर हमारे पास 11 है, याद नहीं आया तो मैं रिवाइज कराता हूं। अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि, ए ओ औ, ये रहे 11 स्वर। मैंने आपको बताया था हिंदी में मात्रा कितनी है, मात्रा 10 है। स्वर कितने हैं, स्वर 11 है। कैसे, ये जो 11 स्वर हैं इसमें अ अनार की कोई मात्रा नहीं होती, तो मात्रा कितनी बची, 10, ठीक है। जैसे आपने देखा वो बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी, इस पे तो हम ध्यान देते हैं, छोटा ऊ, मगर हम ऋषि की मात्रा पे बचपन से ध्यान नहीं दे पाते। ये ऐसी होती है, ये ऋषि की मात्रा ऐसी होती है, ठीक है। तो पहली बात क्या सीखे कि ये तीनों तो रा की रफार है, मगर ये ऋषि की मात्रा है। और आज के बाद ऋषि की मात्रा कहीं पर भी लगेगी
तो उसमें आपको एक साउंड अंदर डालना है, वो साउंड होगा रा में छोटी की मात्रा री, रा में छोटी की मात्रा री, मतलब पा पतंग पे यदि लगा है तो प्री कर देंगे, ठीक है। का कबूतर पे लगा तो क्री कर देंगे। देखिए अब यदि इसको हम पढ़ें तो ये पा पतंग पे लगा है, ये पा पतंग है, पा पतंग पे ये लगा है, तो ये पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी। इसको यहाँ मध्य प्रदेश में मैक्सिमम लोग पृथ्वी पृथ्वी बोलते हैं। तो पृथ्वी किससे बनेगा? इससे, क्योंकि इसमें क्या है? रा, इसमें भी क्या है? रा, इसमें भी क्या है? रा। मगर आज मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? इसमें री है। तो जब भी ऋषि की मात्रा आएगी आप री का साउंड लगाएंगे। जैसे किसी से पूछें ये सारी दुनिया कहाँ है, तो बोलता है ये पृथ्वी पर है। अब पृथ्वी नाम का तो कोई ग्रह है ही नहीं, प्लेनेट है ही नहीं, तो पृथ्वी नहीं बोलेंगे। आज के बाद क्या बोलेंगे? पृथ्वी। पृथ्वीराज चौहान था, वो राजा पृथ्वीराज चौहान नहीं था, पृथ्वीराज चौहान था। कई जगह हम गलत बोलते हैं, जैसे भगवान के मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर भगवान से बोलते हैं कि हे भगवान कृपा करो, कृपा करके इस बार तो पास कराओ। भगवान फिर फेल कर देते हैं और भगवान की तरफ से यही जवाब आता है कि कृपा आप मुझसे मांग रहे हैं और कृपा नाम का कोई आइटम उनके पास नहीं है, दिस फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। ठीक है ना, ऐसी आवाज आ जाती है भगवान की तरफ से, क्योंकि आप ये मांगते हैं भगवान कृपा करो, तो कृपा है ये, मगर आपको जो भगवान से मांगना वो क्या है? वो कृपा है। तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कृपा करके, आप बोलेंगे कृपया करके, क्री। ठीक है, इसके बहुत सारे मैं उदाहरण दूंगा जो आप गलत बोलते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूं। जब ये लगेगा तो रा रस्सी का आएगा, ये लगेगा तो रा में छोटी मात्रा री आएगा, रा और री। अब देखो जरा से में हम कितना अर्थ का अनर्थ होता है। देखो इसको मैं लिख देता हूं, ये लिखा मैंने ग्रह। अब ये क्या है? ग्रह। ग्रह का मतलब होता है प्लेनेट। सौर मंडल में 8 ग्रह है ना, मरकरी, वीनस, जुपिटर, तो ये तो प्लेनेट है। मगर आप जब बोलूंगा मैं गृह, आप इसको कैसे पढ़ेंगे? गृह। गृह का मतलब होता है आपका घर, आप जिसमें रहते हो, आपका इंग्लिश में होम बोलते हैं, आपके घर को क्या बोलते हैं? गृह। तो कई बार हम गलत कर देते हैं। हम कैसे करते हैं कि ये जो ग्रह है ये हमारा घर है, ठीक है, तो घर के लिए क्या करते हैं? नया मकान बनवा लेते हैं और नए मकान का ओपनिंग करते हैं और कार्ड बनवाते हैं और रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और बड़े शान से बोलते हैं कि मामा जी, फूफा जी आना जरूर, हम गृह प्रवेश कर रहे हैं। तो ये ग्रह प्रवेश कर रहे हैं मतलब मंगल पर जा रहे हैं, पृथ्वी छोड़ रहे हैं। आप पृथ्वी छोड़कर ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। पढ़े लिखे बच्चे क्या बोलेंगे? गृह प्रवेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गृह प्रवेश है, ठीक है। ऐसे आप देखते हैं आपकी मम्मी यदि घर पे काम करती है तो आप बोलते हैं वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ। और इंग्लिश में हाउस वाइफ, तो हिंदी में क्या होता है? हिंदी में ये ऐसे बनता है। इसको भी कई लोग बोलते हैं मम्मी गृहिणी है, मतलब मम्मी ग्रहों से संबंधित है। ऐसा नहीं, मम्मी गृहिणी है क्योंकि वो घर से संबंधित है। ये मैंने बताया ये घर, तो मम्मी क्या? हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ मतलब गृहिणी है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूं आपको ये, आप इसको कैसे पढ़ेंगे? आप इसको मातृत्व नहीं पढ़ेंगे, आप इसको मातृत्व पढ़ेंगे। मातृत्व, सीधी बात, जिस पर भी लग जाए उसमें रा में छोटी मतलब री का साउंड देना है अपने को, ठीक है। और एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे गणित में, मैथ्स में बात करें, ये पूरा ये गोल है, ये गोल होता है तो उसको यहाँ के बच्चे बोलते हैं व्रत है। व्रत, व्रत क्या होता है? व्रत तो उपवास को बोलते हैं जो आप फास्ट रखते हैं। ये तो वृत्त है। क्या है ये? वृत्त, ऐसे लिखा जाता है, ये वृत्त है, व्रत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी बातों को याद रखेंगे आज के बाद। दूसरी बात, सीखने के बाद भी यदि वैसे ही बोलेंगे गणित का व्रत, ये पृथ्वी है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आदत में लाइए, अपने आप आदत पड़ेगी तो सारी चीजें सुधर जाएंगी। जब भी बोलना हो देखिए कि हम गलत तो नहीं बोल रहे, ऋषि की मात्रा लग रही है तो हमको री का साउंड देना है। का पे लगे तो क्री, पा पे लगे तो प्री, इस टाइप का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सब मैंने सिखा दिया, वो इसलिए सिखा दिया क्योंकि इनसे रिलेटेड है। मगर ये यहां पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम रा की रफार पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और पृथ्वी के बारे में हमने पढ़ लिया। आज के बाद बोलेंगे नहीं कि पृथ्वी पर रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर, ठीक है। अब वो छोड़ो, वो तो ऋषि की मात्रा थी। ऋषि की मात्रा आपने सीख ली कि ऋषि की मात्रा में सर ने सिखा दिया री का साउंड देना है। अब इनकी बात करते हैं। ये लोग कौन है? ये है रा की रफार। रा की रफार मतलब ये रा के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? रा के लिए। जैसे मैं इसको हटाऊं तो ये कम लिखा है, कम, मगर मैं लगा दूं तो क्रम लिखा है, मतलब लगाने से रा रस्सी का आ गया, ठीक है। वैसे ये हटा दूं तो टक लिखा है, टक, और यदि लगा दूं तो ये ट्रक लिखा है, चलाने वाला, ठीक है। और वैसे ये इसमें हटा दूं तो कम, और लग जाए तो कर्म, कर्म यानी कि हमारा काम, ठीक है। तो
तो बात करते हैं अपन सबसे पहले इसकी, ये क्रम है। अब इसमें सबसे पहली बात सीखें, ये जो नीचे लगा, अच्छा दूसरी बात, ये दोनों एक ही है, मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। ट्रक और क्रम दोनों एक ही रफ्तार है, बस कहीं इसका यूज होता है कहीं इसका, अभी बताऊंगा कहां पर होता है, ठीक है। पहले तो ये ध्यान रखें कि ये दोनों एक ही चीज है, एक तो ये हो गया है, मतलब दो कॉलम है, एक इसका और एक इसका, ये दोनों रा की रफ्तार है। तो इसमें जो ये है नीचे लगी है, इस नीचे रफ्तार का बताएं, ये रा रस्सी है। इसमें जो ऊपर लगा है ये भी रा रस्सी है, दोनों ही रा रस्सी है, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, पहला ये जिस पर लगा है ना उसके पीछे जाकर सेट होगा, उसके पीछे इसका प्लेस है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि नीचे वाला पीछे है। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको कैसे मालूम पड़ेगा, आप इसको बोलिए मेरे साथ, क्रम। तो आपको तीन चीजें मिली है, क, र और म। अब आप अपने मन से इसको सोचिए कौन पहले आ रहा है, फिर से बोलिए क्रम। आप देख रहे हैं पहले का कबूतर का आ रहा है, फिर रा रस्सी का आ रहा है। सब लोग बोल के देख लीजिए किसके बाद, तीन लोग हैं, तीनों में से कौन पहले आ रहा है, पहले का आ रहा है, फिर रा आ रहा है और फिर मा आ रहा है। अब बात यह आती है कि ये तो सर ने लिख दिया करम, तेरा करम मेरा करम, ये तो करम है मगर ये क्रम है, ठीक है। तो करम है, अभी तो गलत लिखा है, ठीक है ना। एक बात तो ये सीखे ना कि यहां से हटाया और कहां ले गया, पीछे। तो मैंने क्या लिख दिया, नीचे वाला क्या है, पीछे है। तो वहां की भी बात करता हूं, इसको आप लोग मेरे साथ बोलिए, कर्म। क्या बोलेंगे, कर्म। तो इसमें भी क, र और मा है। अब फिर से बोलिए और बताइए कि कौन पहले आएगा, कर्म। तो पहले आएगा क, फिर आएगा र, फिर आएगा मा। मतलब इसमें भी वैसे ही आया, इसमें भी वैसे ही आया, ठीक है। तो मगर इसका जो रा रस्सी का था वो मां मछली पे लगा था और मां मछली से उतर के कहां आया, आगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख रहा हूं, ऊपर वाला आगे। ये एक लाइन में आप इसको याद कर लीजिए। क्या याद कराया मैंने, नीचे वाला पीछे है और ऊपर वाला आगे। अब दूसरी बात, अब ये तो लिखा है करम, मगर ये करम तो है नहीं। अब इसमें क्या होगा, ध्यान देना मेरी बात, ये जो रा रस्सी का है बेटा, ये रा रस्सी का पूरा है। अब पूरा का मतलब इसमें स्वर है, और ये जो रा रस्सी का है ये आधा है। आधे का मतलब इसमें स्वर नहीं है। तो आपको मालूम, आधा लिखने के लिए हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हलंत। और हलंत लग गया मतलब वो रा रस्सी का आधा, क्योंकि रा रस्सी को काट तो सकते नहीं है, रा रस्सी भी नहीं कटता है, ठीक है। अब इधर रा रस्सी का पूरा है तो हलंत नहीं लगाएंगे। तो ध्यान क्या रखना है, जिसमें रा रस्सी का पूरा है उसमें जिस पे लगा है वो आधा होगा। मतलब इसमें ये का पे लगा है तो का आधा है और रा रस्सी का पूरा है। मगर इसमें रा रस्सी का आधा है तो जिस पे लगा है मां मछली वो पूरा होगा। एक लाइन में बोले तो रा आधा होगा तो जिस पे लगा है वो पूरा होगा, और यदि रा पूरा होगा तो जिस पे लगा है वो आधा होगा, ठीक है। अब इसको बोल के देखिए, आपको अपने आप सब सीख जाएंगे आप। ये अक्का कैसा है बेटा, आधा। फिर से बोल रहा हूं, अब एक बात तो ये सीख गए आप, ये एक बात, और अब दूसरी बात आएगी। पहली बात नीचे वाला पीछे है, और दूसरी बात पीछे वाला, जो पीछे की बात कर रहे हैं इसी की, पीछे वाला पूरा है। पीछे वाला कैसा है, पूरा मतलब रा रस्सी की बात कर रहा हूं, ठीक है। रा रस्सी का कैसा है, पूरा है। तो ऐसे रख रहे हैं, पा से पीछे, पा से पूरा, ठीक है ना। अब इधर दूसरी बात, इधर की दूसरी बात, आगे वाला, सॉरी ऊपर वाला या आगे वाला लिख ले, वहां पर पीछे लिखा दो, आगे वाला अधूरा। फिर से पा से पीछे, पा से पूरा, आ से आगे, आ से अधूरा। आगे वाला अधूरा है, मतलब आगे जो ये आ रहा है निकल के, ये कैसा है, आधा रा रस्सी का कैसा है, आधा। अब इसको बोलना है, आपको सीखना है, तो एक काम करो, मैं का को काट के लिख देता हूं। क्यों, क्योंकि का आधा है और का को काटा जा सकता है, ये भी आपको मालूम है। तो ये मैंने काट दिया बेटा, ये लिख दिया रा रस्सी, ये लिख दिया मां। अब आप इसको बोलिए, आपको दिख जाएगा सही निकलता हुआ, क्रम। क्या बोलेंगे इसको, क्रम। मतलब का पे तो रुक ही नहीं सकते, नहीं तो कर्म हो जाएगा, ठीक है, क्रम। और ऐसे इसको बोलना है, तो ये का, अब रा तो कटना ही नहीं है, तो रा को तो ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये काटा नहीं जा सकता। तो ये हो गया। अब इसको कैसे बोलना सीखेंगे, का और मां तो पूरे हैं क्योंकि उसमें आ अनार का इंक्लूड है, मगर रा के नीचे क्या लगा, हलंत, मतलब रा में आ अनार का नहीं है।
तो आपको यहाँ पर रा पर रुकना नहीं है, रा को तेजी से निकलना है। का पे का बोलना है, माँ बोलना है, रा को दबा देना है, समय नहीं देना। तो बोलेंगे कर्म, क्या बोलेंगे? कर्म, कर्म नहीं कर्म। कर्म बोलूंगा तो तीनों पूरे हो जाएंगे, कर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका रा की रफार। अब एक बात और, सबसे अच्छी बात, ये दोनों बात आप लेके जाएंगे, नीचे वाला पीछे और पीछे वाला पूरा, ऊपर वाले आगे और आगे वाला अधूरा, इतने में आपका पूरा लग जाएगा। अब आप बचपन से इसके मामले में बहुत सारी गलती करते हो, और स्कूल में भी आपने गलती करी होगी और कॉलेज में भी करी होगी, मगर आपने ध्यान नहीं दिया और आपको किसी ने ध्यान दिलाया भी नहीं। अब मैं बताता हूं आपने कहां कहां गलती करी है। देखिए, एक तो ये आशीर्वाद आप लिखते हैं, आशीर्वाद कई जगह आप गलत लिख के आ जाते हैं, आपको ध्यान नहीं होता। आप देखिए, सा पे आपने लगाया, आपको चेक करना है सही लगी है गलत, रा की रफार। आप इसको उठाइए और आगे ले आइए। आप यहां पर क्या सीखे मुझसे कि जहां भी ऊपर लगेगी उठा के आगे रखना है, तो मैं आगे रखता हूं आ, फिर इसका नंबर आएगा, ये उठ के आगे आएगी राधा, फिर शी का नंबर आएगा। अब इसको आप जल्दी से पढ़िए, आरसीवाद, आरसीवाद, आरसीवाद मतलब आप आशीर्वाद लिख रहे थे और बचपन से हो क्या रहा था वो आरसीवाद। तो आज के बाद आशीर्वाद भी आपको सही लिखना है, और ये आशीर्वाद गलत है, वर्तनी में पूछा जाता है। आशीर्वाद आपको ऐसा लिखना है, आशीर्वाद, ये आशीर्वाद है। तोड़कर प्रूफ कर लीजिए, आ फिर शी, वो उतर के आगे आएगा र, फिर वा, फिर द। अब जल्दी से पढ़िए, आशीर्वाद, कितनी भी जल्दी से पढ़िए, आशीर्वाद निकलेगा प्रॉपर। ठीक है, और ये गलती तो आपने करी, सबसे बड़ी गलती आप करते हैं बचपन से, पुनर्गठन। ये आपने स्कूल में भी लिखा, कॉलेज में भी लिखा, पुनर्निर्माण, पुनर्गठन, पुनर्मूल्यांकन, पुनरावलोकन, कई चीजें लिखते हैं आप। पुनर्निर्माण आप ऐसे लिखते हैं, पुनर्निर्माण बचपन से आपने ऐसे ही लिखा है। 99% बच्चा है मध्य प्रदेश में ऐसे लिखता है। तो क्या ये पुनर सही लिखा है? ये भी गलत लिखा है बेटा, इसको तोड़िए। आप जब पुनर को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? पू, ये निकल के आगे आएगा र और न, और पू रा आधा है। तो जरा इसको पढ़ो, आप लिख रहे थे पुनर बचपन से, और वो हो रहा था पूरन, पूरन हो रहा था, जबकि लिखना था पुनर। तो ये बिल्कुल गलत है, ये पुनर बिल्कुल आप गलत लिखते हो, ना पे रफार लगाते हो बचपन से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ये कैसे लिखाएगा? ये ऐसे लिखाएगा, जैसे आप इसको कैसे लिखेंगे? पू न। जब भी पुनर लिखना हो तो आप आदत डालना आज के बाद कि ना पे तो हाथ ही नहीं लगाऊंगा, ना पे रफार नहीं लगाऊंगा, अगले वाले पे लगाऊंगा। तो ये लगाना, इस पे जो भी अगला कैरेक्टर हो उस पर लगा देना। अब ये लिखा है प्रॉपर पुनर्गठन, जो आपको बहुत कम किताबों में सही मिलेगा। ठीक है, नहीं तो जीएस की किताब या कोई जनरल नॉलेज की किताब में तो गलत ही लिख देते हैं, वो चलता है, मगर हिंदी की किताब में कभी गलत नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के देखिए जरा, आप सही निकला कि नहीं। पू न, इसको उठा के आगे लाइए, र ग ठ न, पढ़ लीजिए आप, इसको पढ़ने पे समझ में आ जाएगा। पुनर्गठन। ठीक है, ऐसे पुनर्निर्माण कैसे लिखेंगे? पुनर्निर्माण ऐसे लिखेंगे ना, देखिए, पुनर्निर्माण, ये देखिए, ना पे भी लगा दी, माँ पे भी लगा दी, तोड़ के देखिए, पू न, इसको आगे लाइए, र, फिर नी, फिर उसको आगे लाइए, र, फिर माँ, फिर न। आप जल्दी से पढ़िए इसको, पुनर्निर्माण बिल्कुल स्पष्ट निकलेगा। तो याद रखेंगे, आज के बाद पुनर लिखना हो, आशीर्वाद लिखना हो, इन सब चीजों को सोच समझ के लिखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। यदि आपको लिखना नहीं आ रहा है, आपको जैसे आशीर्वाद में समझ नहीं आ रहा किधर लगाऊं, तो आप उसको तोड़ लो, रा को पूरा तोड़ लो, पूरा कर लो, आशीर्वाद, रा को ढूंढ लो, जहां मिले उठा के पीछे वाले पे लगा दो। जैसे जैसे मैं लिखता हूं, आशीर्वाद, रा मिल गया, उठाओ पीछे लगाओ, कभी गलत नहीं हुआ। ठीक है, तो जहां पर रा का साउंड आए उठा के पीछे लगा दो। तो ये हो गई आपकी राखी रफार। अब आगे देखते हैं, इसमें एक चीज और बची है आपकी, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो है महाप्राण और अल्प प्राण, अघोष और सघोष। 99% बच्चे इसमें परेशान हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर को अलग से निकालना पड़ता है, अघोष है कि सघोष, अल्प प्राण है कि महाप्राण। आज मैं आपको एक यूनिक तरीका दे रहा हूं, स्मार्ट स्टडी, जिसमें आप एक चुटकी बजाएंगे और सारे कैरेक्टर निकलकर बाहर हो जाएंगे। कभी भी एमपीएसआई या किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले तो अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए, डेफिनेशन की कोई ज्यादा जरूरत नहीं और कुछ है भी नहीं, सुन लीजिए, बस आपको सुनना काफी है। जिनके उच्चारण में मुंह की जो हवा है
वो ज्यादा निकले वो महाप्राण है, हवा कम मात्रा में निकले तो अल्प प्राण है। खत्म करें, कोई मतलब नहीं है, सुन लिया हमने, अच्छी बात है, अच्छी बात है। दूसरा, सघोष और अघोष, ये भी आता है। तो इसकी भी डेफिनेशन क्या है? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं जिससे आवाज निकलती है, स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो, वाइब्रेशन, तो वो सघोष है। और जिनमें कंपन ना हो वो क्या है? अघोष। ये भी सामान्य परिभाषा है। मेन बात ये नहीं, चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि आप याद कैसे कर सकते हैं, हर कैरेक्टर की अलग पहचान है। अब मैं आपको एक यूनिक तरीका दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखना आप इसको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क ख ग घ अंगा, ये वही स्पर्श व्यंजन है आपके 25, इसको मैं वापस से लिख देता हूं। इसी के आधार पर मैं पूरा सिखा दूंगा आपको। च छ ज झ अ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म, ये 25 स्पर्श व्यंजन हो गए आपके। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है आज के बाद, मेरे तरीके से इसको याद करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए मैं एक स्टाइल दे रहा हूं आपको, आपको ऐसे लिखना है, इनके ऊपर अल्प प्राण और महाप्राण लिखना है आपको, वो भी ऑल्टरनेट लिखना है। कैसे? सुन लीजिए। अल्प प्राण ए से स्टार्ट करेंगे, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, ऑल्टरनेट। चलिए मेरे साथ लिखिए, ए से, अल्प प्राण ए से लिखेंगे, ठीक है, महाप्राण एम से, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण। अब ये तो हो गई सिंपल सी बात, ये आपको याद हो गया होगा कि जब भी प्राण वाली बात आएगी तो ऑल्टरनेट चलेंगे, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है, अब बात आएगी अघोष और सघोष की। ठीक है, इसको भी साथ में लेके चलेंगे। तो एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये वाला भी ए से स्टार्ट होगा, ये वाला भी ए से स्टार्ट होगा। फिर से बोलता हूं, कैसे होगा ये? अघोष अघोष, 2 बार बोलना है, अघोष अघोष, फिर बोलना है सघोष सघोष सघोष। हो गया आपका काम पूरा। यदि इतना आपको आ गया, समझ लो पूरा समझ में आ गया। फिर से, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण अल्टरनेट है, और अघोष सघोष में 2 बार अघोष, 3 बार सघोष, अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष, लिख दिया। अब ये 25 आपके कंप्लीट। अब आपको एग्जाम में क्या आएगा, जैसे एक कोई सा भी निकाल लेगा, मान लो ड डमरू का निकाला, तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा एमपीएससी में, ड डमरू का क्या है? तो 4 ऑप्शन देगा, चारों कठिन बना के देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे देगा? अल्प प्राण है और अघोष है, ऐसे जोड़े बनाकर देगा दोनों के। ठीक है ना, फिर बोलेगा महाप्राण है और अघोष है, फिर बोलेगा अल्प प्राण है और सघोष है, महाप्राण है और सघोष है। ये चारों वहां जाके कठिन हो जाता है एग्जाम में, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ये डायग्राम सीख गए, अल्प प्राण महाप्राण अल्टरनेट, अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष। आपको सिर्फ वहां पर ये पूरा नहीं लिखना, वहां पर ये 5 लिख लेना, बाकी के लिखने की जरूरत नहीं। ये 5 लिख के लिख देना, ए एम ए एस एस एस। अब जैसे उसने मुझे डा डमरू, तो आप यहां से निकाल के बता दीजिए क्या है ये। आप बोल देंगे सर ये तो सघोष है और अल्प प्राण है। कोई सा भी कैरेक्टर पूछ ले, वो पूछेगा धा धनुष का क्या, ऊपर से निकालेंगे, सर ये सघोष है और महाप्राण है। क्लियर? अब ये सीख गए, अब बाकी चीजें सीखो। ये क्या खत्म हो गए बेटा? ये तो व्यंजन हुए हैं। व्यंजन में सर ने कितने बताए है? 25। अब बाकी की बात करने जा रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पे। स्वर की बात करूं, पहले स्वर भी कंप्लीट कर दूं। स्वर की बात करूं तो स्वर के बारे में भी पूछता, स्वर अघोष है कि सघोष, अल्प प्राण है कि महाप्राण। तो स्वर के लिए एक रामबाण दे रहा हूं, आप एक लाइन लिख लो मेरी तरफ से, कॉलम नंबर 3, बस इतने में पास हो जाओगे आप। कॉलम नंबर 3, बात खत्म। अब इसको पहला कॉलम बोलते हैं, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो कॉलम नंबर 3 ये रहा। कॉलम नंबर 3 का मतलब है सघोष है और अल्प प्राण है, तो लिख देता हूं एस ए, खत्म। एस ए भी नहीं लिखेंगे आप, तो सिर्फ इतना याद रखेंगे, कॉलम नंबर 3, बात खत्म। बोलो स्वर कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। व्यंजन में कितने हो गए? 25। सर बचे हुए व्यंजन भी बता दो। चलो बचे हुए देख लेते हैं। ये रहे बचे हुए व्यंजन, 11 लवा, आपको याद आ रहा होगा। ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन? अंतस्थ। पूछेगा अंतस्थ व्यंजन में बताइए, तो भी आपका एक ही जवाब रहेगा। इसमें भी कॉलम दे रहा हूं मैं, कॉलम नंबर 3। फिर से आप पास होगा इसमें भी। कॉलम नंबर 3 मतलब ये चारों के बारे में पूछेगा तो ये भी सघोष है और अल्प प्राण है। ये स्वर कंप्लीट, ये व्यंजन 25 कंप्लीट, ये 4 ये। अब आखिरी बचा, इसको भी देख लो तो आपकी पूरी वर्णमाला कंप्लीट। और आज के बाद वर्णमाला में कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आप। तीनों वीडियो लेक्चर अच्छे से देख लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा।
किसी किताब से वर्णमाला के 100 क्वेश्चन लगाइए, इतनी मेरी गारंटी है कि 95 के ऊपर ही आपका जाएगा, ठीक है। मगर आप सारे लेक्चर ध्यान से सुन लीजिए। अब बात आई इन तीनों की। अब यहां थोड़ा सा दिमाग तो लगा लेना, ठीक है, लगाना ही पड़ेगा। ऐसे लगा रहा हूं, देखना, ये मैंने ऐसे तोड़ दिया इसको। क्या किया मैंने? हाँ हलवाई को अलग निकाल दिया, क्योंकि वो अलग ही परिवार दिख रहा है। और ये तीनों एस एस वाले हैं, इंग्लिश में बात करते हैं एस एस एस, तो इनका एक अलग परिवार बना लेना और इनका एक अलग परिवार बना लेना, और लास्ट में लिखना नंबर 42, नंबर 42। यहां लिखना 4, इस हा के नीचे लिखना 2। जब वो पूछेगा तीनों सा क्या है, तो कॉलम नंबर कौन सा गया? 4। कॉलम नंबर 4 का मतलब क्या है? सघोष है और महाप्राण है। ध्यान देना, यहां पर गलती मत करना। और हा की अलग कहानी, जब पूछेगा हा क्या है, तो हा के लिए कॉलम नंबर 2, तो यहां से निकलेगा क्या है? अघोष है और महाप्राण है। क्या है? अघोष है और महाप्राण है। तो ये हो गई आपकी पूरी क्लास कंप्लीट। ये आपने देख लिया, बड़ी स्मार्ट तरीके से आपने देख लिया। इस पे आपको मैंने सिखा दिया एम एम डबल ए ट्रिपल एस। इस पे मैंने स्वर पे बोल दिया कॉलम नंबर 3, अंतस्थ पे कॉलम नंबर 3, ऊष्म वाला आ जाए तो कॉलम नंबर 42, और वो भी तीनों सा एक तरफ, क्योंकि एक ही जाति के हैं, हा हलवाई एक तरफ। तो आप काफी कुछ सीखे होंगे। 3 वीडियो क्लास हो गई है वर्णमाला पे। अब वर्णमाला का आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आज के बाद भगवान कृष्ण नहीं है आपके लिए, वो आज आप सीख गए, आज के बाद वो भगवान कृष्ण है, उनको कृष्ण के नाम से संबोधित करेंगे, तो आपकी बात जल्दी सुनेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।